Hello guys, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. So I hope कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. एंड जो हम आपको पता है हमारी ये सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट का खात्मा. जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 6 एंड दिस वन इज लेक्चर नंबर 7. क्यों मैं लास्ट लेक्चर की बात कर रही हूँ? क्योंकि मैंने उसमें आपको करवाया था चार्जेस के बारे में. ठीक है, जो कि आज की क्लास में काफी बच्चे आप इंटर रिलेट कर पाओगे चीजों को अगर आप पहले अपनी ये कल वाली क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 6 देख कर आओगे तो. कम भी पता है या फिर कुछ हल्का भी पता है, कुछ भी नॉलेज है अगर आपको चार्जेस के बारे में तो भी आपका आज का लेक्चर हो जाएगा. चलो आओ देखते हैं क्या है. अगर मैं कल के लेक्चर की बात करूं जो कि था चार्जेस, उसके ऊपर हमने क्या किया था ध्यान से सुनना. मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं. मैंने आपको उसमें बताया था उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई वो कंजर्व्ड होते हैं, वो क्वांटाइज्ड होते हैं, वो एडिटिव इन नेचर होते हैं. बहुत सारी बातें करी थी और हमने लास्ट में इसके अंदर किया था बच्चे क्या कि अगर लेट सपोज हमारे पास कोई मास m है, उसके ऊपर कोई चार्ज q है और उसको मैं किसी वेलोसिटी v से फेंकूं तो भाई उस वेलोसिटी v का जो मास है और जो चार्ज है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा. तो यहाँ पे मैंने आपका ये कल का लेक्चर खत्म किया था, देख लेना एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी बातें न्यू पता चलेंगी. ठीक है, आज की क्लास के लिए बेसिक चाहिए हमें चार्ज को लेकर. अब बच्चे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं लाइक चार्जेस को पास में लेकर आती हूँ तो आप क्या कहेंगे? उनके बीच में अट्रैक्शन होता है. और अगर मैं आपके सामने अनलाइक चार्जेस को पास में लेकर आऊं तो आप क्या कहेंगे? उनके बीच में रिपल्जन होता है. होता है या नहीं होता? कहेंगे बिल्कुल. यस मैम, आप सही कह रहे हो. ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं इसके अंदर. बच्चे जो मैं आपको ये बात बता रही हूँ अट्रैक्शन और रिपल्जन का, लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ बच्चे आपके सामने दो चार्जेस रख दिए, एक रख दिया माइनस क्यू और एक रख दिया प्लस क्यू. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में बच्चे आपके लिए क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा. अब इस अट्रैक्शन का मतलब क्या है? इस अट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के अंदर समा जाएंगे इस तरीके से, या फिर इस अट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के आके चिपक जाएंगे. इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको ना डिफरेंस बताने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे. जब आप क्लास 11th की फिजिक्स को करते हो तो आप उस फिजिक्स को ना बच्चे अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाते हो. हाँ या ना? कहेंगे बिल्कुल हाँ. ठीक है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हम उसको सोच पाते हैं, उन बातों को हम इमेजिन कर पाते हैं. लेकिन जब आप क्लास 12th की फिजिक्स में आते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप इमेजिन ही नहीं कर पाते, इसीलिए आपको वो चीजें मुश्किल लगने लग जाती हैं. क्लास 12th के जो बैकलॉग्स होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप वहां उस वाली फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज कि मेरे पास ये रिमोट है, मेरे को पता है कि मैं इस लाल वाले बटन को दबाऊंगी तो मेरा एसी ऑफ हो जाएगा. ठीक है, या फिर मैं इस लाल वाले बटन को दबाऊंगी तो मेरा ये टीवी ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. सारी बातें हमें पता है. लेकिन ये रिमोट ऐसा क्या काम करता है कि इतनी दूर रखा टीवी या एसी भी हमारा बंद हो जाता है? ऐसी कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं हम उनको इमेजिन नहीं कर पाते, हम वेव्स को इमेजिन नहीं कर पाते, हम एटम को इमेजिन नहीं कर पाते. और एटम को तो जाने दो, एटम के अंदर जो चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम इन सबको भी इमेजिन नहीं कर पाते. बस हम एक हाइपोथेसिस पे मतलब हम मान लेते हैं कि ये चीजें हैं लेकिन हम इमेजिन उनको नहीं कर पाते. ठीक है, अब जब मैंने आपसे यहाँ पे ये बात करी कि इस वाले केस में क्या होता है तो इसको हम एक क्लास 11th या क्लास 9th आप कह लो वहां के एक एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करेंगे. क्या कोशिश करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास जब हमने ग्रेविटेशनल के बारे में पहली बार सुना था तो हमने क्या सुना था कि भाई जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो वो ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आके गिरेगा. ठीक है, क्या ऐसा कभी किसी ने बोला था कि धरती माँ फटेगी और सारे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ले लेगी? ऐसा तो नहीं बोला था, है ना. मैं अगर सरफेस के ऊपर वॉक कर पा रही हूँ, अगर मेरे आसपास ये सामान सरफेस के ऊपर रखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये हो गया कि धरती यहाँ की फटेगी या सरफेस फट जाएगा और ये सारा सामान उसके अंदर समा जाएगा. लिमिटेशंस हर चीज में होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिमिटेशन है. ये जब मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि ये दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका कहीं से भी मतलब आपके सामने ये नहीं है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के अंदर समा जाएंगे, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के आसपास घूमेंगे. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला? मैंने बच्चे यहाँ पे बोला एक शब्द का यूज किया अट्रैक्शन.
ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, है ना। अब पास आने के लिए क्या चाहिए होगा, जल्दी से बताओ। पास आने के लिए बच्चे इनको चाहिए होगा किसी तरीके का फोर्स, हाँ या ना, कहोगे हाँ। अब जब मैंने यहाँ पे फोर्स लिखा है तो आपको क्लास 11th का मैकेनिक्स दिमाग में आ जाना चाहिए, आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए क्लास 11th के मैकेनिक्स की। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जाके रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। जहां पे भी फोर्स आए वहां पे क्लास 11th का मैकेनिक्स, हम इसी पैटर्न में हम पूरी अपने 12th को करेंगे, ठीक है। अब आओ कैसे, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है, उसी को मैं क्या नाम दे देती हूँ, उसी को बच्चे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, रुके हुए चार्ज, ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में है, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको उनके बारे में स्टडी करना। या फिर आप इसको बच्चे ये कह सकते हो कि जो आपके इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कितना है ना, उसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास अगर दो चार्जेस दिए हैं अलाइक या अनलाइक, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उनके बीच में कितना फोर्स एक्चुअली में लग रहा है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आओ इसी के बारे में आगे हम जानते हैं। जो आज की क्लास का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है बच्चे, आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है कूलम्स लॉ। अब एक बात को ध्यान से समझना, लॉ और एक्सपेरिमेंट में फर्क होता है, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि भाई इस लॉ का प्रूफ है क्या, लॉज के कभी भी प्रूफ नहीं होते, क्योंकि लॉज नियम होते हैं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए बहुत बार रिपीटिशन करते हो, बहुत बार उसको प्रैक्टिस करते हो, बहुत बार उस पर काम करते हो, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आप नियम लिखते हो, जो आप रूल्स लिखते हो, उसी को हम फर्दर जाके क्या बोलते हैं, उसी को बच्चे हम फर्दर जाके लॉ का नाम देते हैं या फिर लॉज का नाम देते हैं, जिसका जो हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ, जिसके बारे में बच्चे आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स सपोज हमारे पास ये दो गोले हैं। ये दो गोले क्या है, मैंने एक को नाम दे दिया, एक है -2 चार्ज, एक है +2 चार्ज। अब आपको ऑब्वियसली बात पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, हमें वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों चार्जेस को यहाँ ऐसे पास में लेकर आऊंगी और मैंने यहाँ पे इनको ऐसे रख दिया, तो क्या ये यहीं पे रहेंगे, ये यहाँ पर नहीं रहेंगे। मुझे इनको एक पोजीशन पे रोके रखने के लिए मुझे इनको क्या देना होगा, मुझे इनको एक F एक्सटर्नल देना होगा, यानी कि मुझे एक बाहर से फोर्स लगाना होगा, जिसके कारण ये रुके रहें, अपनी पोजीशन पे बने रहें। तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि इनके दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो आओ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चे ना इन दोनों को रोका। इन दोनों को मैंने कैसे रोका, मैं दो मशीन लेके आई, ठीक है। यहां से इस मशीन में मैंने इस चार्ज को फंसा दिया, और यहां से ये वाली जो मशीन है मैंने इस वाले चार्ज को भी इस तरीके से फंसा दिया। जब मैंने इनको रोका तो मैंने इनके बीच की सबसे पहले इनके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। जब बच्चे मैंने इनके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो मैंने उसको 4r का नाम दे दिया। मैंने उस डिस्टेंस को कितना मान लिया, मैंने बच्चे उस डिस्टेंस को 4r मान लिया। अब आप कहोगे मैम 4r ही क्यों माना है, क्योंकि फर्दर बच्चे मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूंगी ताकि हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी हो जाए, मैंने इसलिए पहले से इसको 4r माना है, ठीक है। आपको प्रूफ चाहिए, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने इसको 4r माना। अच्छा अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो आपने दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लिया है वो आप कहां से लोगे, क्या यहां से लोगे, क्या यहां से लोगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या नोट में नोट कर लेंगे कि चार्जेस के बीच में बच्चे जो आपको डिस्टेंस लेना है, चार्जेस के बीच में जो आपको डिस्टेंस लेना है वो सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है, वो आपका सेंटर टू सेंटर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब भाई जब मैंने इन दोनों को होल्ड किया, इनके बीच में पहले से एक अट्रैक्टिव फोर्स था। अच्छा जब मैंने इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को देखा तो ये वाला बच्चे, ये माइनस वाला जो है ये इधर की तरफ लगाएगा और ये प्लस वाला ये इधर की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, है ना। लेकिन जब मेरे को इनको रोकना है, तो मुझे अगर इसको रोकना है तो मुझे इसके अपोजिट लगाना होगा जो मैं एक्सटर्नल वाला फोर्स दे रही हूँ। तो इट्स मीन जो मेरा F एक्सटर्नल लग रहा है
वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर +2 आपका लेफ्ट भागना चाहता है तो आप एक्सटर्नल आपको राइट की तरफ लगाना होगा, अगर आपको इसको रोक के रखना है तो। ठीक है, सेम हेयर, अगर ये बच्चा आपका राइट की तरफ भागना चाहता है तो आपको इसको लेफ्ट की तरफ लगाना होगा। किसे? बच्चे एफ एक्सटर्नल को, अगर आपको इसको रोक के रखना है तो। बात क्लियर हो गई? आई होप कि क्लियर हो गई होगी। जब मैंने इसको रोक के रखा, माई मीन मशीनों ने, ठीक है, और जब मैंने इसके बीच की दूरी नापी तो मुझे क्या समझ में आया बच्चे? मुझे समझ में आया कि इसके ऊपर निकला है एफ, और बच्चे इसके ऊपर कितना निकल कर आया? -f। मतलब मैम, मतलब ये कि बच्चे जो आपका एफ निकल कर आया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो आपका एफ निकल कर आया है 1, इसको रैंकिंग दे देते हैं, इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2। ठीक है, ये रैंकिंग है, नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 चार्ज, और वो चार्ज कितना है उसके अमाउंट की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे मैंने इसको रैंकिंग दी है। ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चे एफ, यहाँ पे वेक्टर का साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, हमेशा फोर्स के साथ डायरेक्शन आती ही है, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जब मैंने F12 लिखा, वो बच्चे किसके इक्वल आया? आपका F21 के इक्वल आया, जिसको मैंने फॉर द टाइम के लिए F मान लिया। दोनों फोर्सेस आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, जिनका बच्चे मैग्नीट्यूड क्या है? जिनका बच्चे मैग्नीट्यूड आपका सेम है। बात यहाँ पे क्लियर हो गई? मैम ये F12 क्या है और 21 क्या है? ध्यान से देखना, एक लिख रही हूँ, बाकी आप लिखेंगे। ठीक है, F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1, यानी कि फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, बाकी ये वाले का आप लिख लेना, ये सब बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया यार, इससे तो मेरा कुछ भी प्रूफ नहीं होता। ठीक है, ये तो एक चीज आई समझ में, बट मैं इसको और फर्दर एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। उस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे कुछ बातें चाहिए होंगी। ठीक है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिखा, मैंने इसके लिए कुछ चीजें लिखी, जैसे कि आर लिखा, जैसे कि चार्ज लिख लिया Q1 Q2, इसके ऊपर F कितना लग रहा था और मेरा रिलेशन क्या निकल कर आया। ठीक है, ये कुछ चीजें मैं बता रही हूँ आपको, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले बच्चे मेरा R कितना था? मेरा R 4R था। ठीक है, मेरा Q1 कितना था? Q1 मेरा -2 था, Q2 मेरा +2 था। जब मेरे पास ये 3 कंडीशन थी तो मेरा इन दोनों के बीच में जो फोर्स निकल कर आया था वो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास F निकल कर आया था। ठीक है, लेकिन मेरे को तो एक रिलेशन चाहिए, मुझे तो एक फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं इजीली वैल्यू को पुट करूं और मेरे पास आंसर आ जाए। मैं मशीनें लेकर तो घूमूंगा नहीं, है ना भाई? तो चलो, मैंने क्या किया बच्चे, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को सेम रखा, Q1 के चार्ज को भी बच्चे मैंने सेम रखा। मैंने एक चेंज किया, मैंने Q2 के चार्ज को बच्चे ट्वाइस किया। मैंने क्या किया? मैंने ट्वाइस किया। तो Q2 का चार्ज बच्चे जब आपका ट्वाइस हो गया, यानी कि +4 हो गया, पहले +2 था, +4 हो गया, तो मैंने क्या देखा भाई, आपका F भी कितना हो गया? आपका F भी 2F हो गया। बात क्लियर हो गई होगी? चलो आगे देखते हैं। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने 4R को सेम रखा, मैंने इस वाले, ये जो आपका Q1 था, इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, तो ये आपका -1, ये आपका एज इट इज था। तो मैंने देखा भाई आपका F भी क्या हो गया? हाफ हो गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि भैया आप चाहे Q1 को चेंज करो, चाहे आप Q2 को चेंज करो, यानी कि F को इम्पैक्ट हो रहा है। F को क्या इम्पैक्ट हो रहा है? सेम इम्पैक्ट हो रहा है। जब मैंने Q2 को ट्वाइस किया तो आपकी F की वैल्यू भी ट्वाइस हो गई। जब मैंने Q1 को हाफ किया तो आपकी F की वैल्यू भी हाफ हो गई, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, यानी कि जो चेंज हो रहा है सेम चेंज आपका निकल कर आता है। जब भी आप किसी चीज में चेंज करोगे और दूसरी चीज पे भी सेम इंपैक्ट आता है तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। सेम चेंज को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। क्लियर हो गई ये बात? अब मैंने Q1 पे चेंज किया, मैंने Q2 पे चेंज किया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, लेट सपोज मैं इसके अंदर R को चेंज करती हूँ, यानी कि उन दोनों चार्जेस के बीच में जो दूरी थी उसको मैंने हाफ किया। उसको मैंने क्या किया? उसको मैंने हाफ किया, यानी कि अब ये 2R हो गया। अभी Q1 सेम है, Q2 सेम है, तो ये जब मैंने बच्चे इसको 2R किया तो मेरा F क्या हो गया बच्चे? मेरा F 4F हो गया। यानी कि ये क्या हुआ, मैं
इनके बीच की दूरी को जब कम कर रही हूं तो मेरा एफ इंक्रीज हो रहा है। ये आपका कैसा चेंज हो गया, ये आपका उल्टा चेंज हो गया, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से मैंने आपको क्या बोला कि एफ जो है बच्चे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/r² के, यानी कि जो उनके बीच की दूरी थी उसके r² के। ठीक है, ये आप करके देखना, इजी है, समझ में आ जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया। तो यहां से हमारे पास बच्चे 3 ऑब्जर्वेशन निकल कर आई, बट हमें रिलेशन चाहिए। रिलेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, रिलेशन निकालने के लिए बच्चे मुझे इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करना होगा। जब मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये रिलेशन निकल कर आया, लेकिन अब मुझे यहां से इसको, ये रिलेशन निकल कर आया है, हमें एक इक्वेशन चाहिए होगी, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होगा। और जब भी ये साइन हटता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, तो बेटा हमें एक कांस्टेंट k को ऐड करना होता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में r²। बात समझ में आ गई, k Q1 Q2 अपॉन में r²। क्लियर हो गई बात। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ जाओ। एफ के Q1 Q2, और इसी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात, k Q1 Q2 अपॉन में r²। चलो अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, यहाँ पे क्या बातें हैं, पहले तो k के बारे में जानो। k क्या है बच्चे आपका, k की वैल्यू कितनी है आपके बच्चे, k की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू में 10 की पावर 9। याद हो गई, 9 इंटू में 10 की पावर 9। अब यहाँ पे आपने k की वैल्यू लिखी। अब ये k है क्या, k बच्चे आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। k आपका बच्चे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या इस k की कोई यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। अगर यहाँ से आप फॉर्मूला से देखोगे, f की यूनिट बच्चे क्या हो गई, न्यूटन हो गई। ये r आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों चार्जेस अगर नीचे आएंगे तो कूलम यूनिट होती है, तो ये आपका हो गया c²। ठीक है, चलिए अब k को बच्चे आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो क्या, k इज इक्वल टू 1/4πε0। k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अब कहेंगे ε0 क्या होता है बच्चे, आपका ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। बात समझ में आ गई। यूनिट क्या होती है, यूनिट बिल्कुल इसके अपोजिट कर दो, c² अपॉन में nm²। क्लियर हो गई ये बात। चलो परमिटिविटी देखो, दो तरीके की टर्म्स आती है जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे, जब आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर करोगे तो आप लिखोगे परमिटिविटी ε0। जब आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करते हो तो वहां पे परमिबिलिटी आता है, जिसको हम μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में आपको एक नया अलग से सेशन मिल जाएगा। तो अभी परमिटिविटी, परमिबिलिटी क्या होता है ये सब साइड में रखो, सिर्फ इतना जानो कि ε0 को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से जानते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो यहां तक ये बातें क्लियर है। अब कुछ आखिरी की बातें, हमने पूरे सेशन में किसके बारे में बात करी, हमने पूरे सेशन में फोर्स के बारे में बात करी, लेकिन हम एक चीज भूल गए, हम भूल गए इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे, फोर्स जो आपका लग रहा है, ठीक है, पहली बात तो अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में लग रहा होता है, जो दोनों चार्जेस है ना बच्चे, लाइन ज्वाइनिंग लिख लेंगे, लाइन ज्वाइनिंग, जो बच्चे लाइन ज्वाइनिंग होती है चार्जेस के बीच में, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, उस लाइन के साथ लग रहा होता है। बात क्लियर हो गई। कैसा होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस इसकी डायरेक्शन होती है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे बच्चे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि आप मुझे बताएंगे, क्या जो बच्चे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अभी जाना है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है,
ये आखिरी क्वेश्चन है और आप इसमें सोच के मुझे बताएंगे क्या ये बच्चे एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज कही थी क्या कि बेटा आपको हल्का मैकेनिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिक्स के नाम से मुझे पता है आपको बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप मेरी क्लास में आके मैकेनिक्स करेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा, सच में आपको फिजिक्स से प्यार होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब मैम देखो कहाँ लगता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं ये क्या दो अलग बॉडीज पे लग रहे हैं? यस मैम, ये दो बॉडीज पे लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, ठीक है। क्या ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है? कहेंगे यस मैम इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं? यस मैम, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं। क्या इनका नेचर सेम है? बताइए क्या इनका नेचर सेम है? यस मैम, इनका नेचर बिल्कुल सेम है। क्या नेचर है इसका बच्चे? इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इन चारों चीजों को देखते हुए आप बच्चे इजीली ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे जो आपका होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर को शो करता है। यस, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, मजे आए होंगे आपको। कूलम्स लॉ आपका काफी है इतना। अगर आपको डेफिनेशन, देखो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको इसकी डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है, आपको फोकस करना है इसके फॉर्मूला पे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।